दोस्तों हाल ही में मैंने रोप कर्स 2 नामक मूवी देखा है जिसे सी हान लियो डायरेक्ट करे हैं। ये फिल्म रोप कर्स फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म है। हालांकि पहली और दूसरी फिल्म के बीच ऐसी कोई खास कनेक्शन नहीं है, तो आप इस वीडियो को आराम से स्टैंड अलोन देख सकते हैं। स्टिल अगर आप पहली फिल्म की भी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही जो एक हल्की सी कनेक्शन है वो भी मैं इस वीडियो में समझा ही दूंगा। तो आज की वीडियो में हम रोप कर्स 2 फिल्म की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पे बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे फेसबुक पेज को और मेरी क्लिप्स वाली चैनल को भी जरूर फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। साथ ही मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है तो आवाज अलग आ रही होगी और कमरे में भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो साउंड प्रूफिंग हटा दिया गया है। स्टिल ऑडियो क्वालिटी अच्छी ही होगी, जस्ट दैट आवाज थोड़ी सी अलग लग रही होगी, तो उसके लिए मैनेज कीजिए। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक इंसान को देखते हैं जो कि रस्सी से गलत करता है और फिर टेक्स्ट में लिखा जाता है कि अकॉर्डिंग टू थाई लेजेंड्स, ड्रग ट्रैफिकर्स एक थाई डीमन की पूजा करते हैं। इस डीमन की आंखें खून जैसी लाल है और इसके फैंग्स है। साथ ही ये डीमन कुछ अनफॉर्चुनेट वर्शिपर्स के ऊपर मौत और तबाही लेके आता है। अब अगले सीन में हम 3 लोगों को देखते हैं जो कि एक अबैंडन्ड घर में किसी तरह की क्लींजिंग रिचुअल करने आए थे। इस घर में मोस्टली ड्रग ट्रैफिकर्स का अड्डा था और यहाँ हम कुछ ड्रग ट्रैफिकर्स को रस्सी से लटका हुआ पाते हैं। इट वॉज क्लियर कि ये ड्रग ट्रैफिकर्स थाई डीमन को पूज रहे थे, लेकिन डीमन इन्हें ही समाप्त कर दिया और अब ये 3 शमन लोग इस जगह की क्लेंजिंग करने आए थे, मतलब किसी तरह का रिचुअल। इन तीनों में एक मास्टर शमन था जो कि बाकी 2 से शरीर को उतारने और रिचुअल की तैयारी करने को कहता है, लेकिन तभी एकदम से एक लाश के अंदर थाई डीमन आ जाता है और वो इन तीनों पे हमला कर देता है। पैरेलल में हम थाई डीमन की एक मूर्ति देखते हैं जिसकी आंखें लाल हो चुकी थी एंड देन ये डीमन इन 2 शमन में से एक के शरीर में घुस जाता है। ऐसा होते ही ये शमन बाकी 2 पे ही हमला कर देता है और मास्टर शमन समहाउ उसे रोकते हैं। अब जो शमन पजेस हुआ था उसे ऐसा लगता है कि एक लाश पजेस्ड हालत में उस पे हमला कर रही है और ऐसे में ये शमन उस लाश का गला घोट के उसे समाप्त कर देता है। लेकिन रियलिटी में दोस्तों ये पजेस्ड शमन मास्टर शमन को ही समाप्त कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, जब तक पजेस्ड शमन अपने होश में आया तब तक उसके हाथों मास्टर शमन खत्म हो चुके थे और इससे वो एकदम शॉक में था। इसके बाद हमें उस डीमन की मूर्ति दिखाई जाती है जिसपे कुछ थ्रेड्स बंधे थे और एक खंजर लगा था, डिपिक्टिंग कि शायद इन 2 शमन ने किसी तरह रिचुअल को कंप्लीट कर दिया है या फिर रिचुअल आधा अधूरा ही हुआ। एनीवेज अगले सीन में हम एक इन्फ्लुएंसर को देखते हैं जिसका नाम ग्रे बियर था और उसके साथ उसकी कैमरा गर्ल भी थी। ये दोनों हॉरर रिलेटेड रियल लाइफ इवेंट्स को स्ट्रीम करते थे और आज ये लोग ताइवान के अर्बन लेजेंड चेयर मेडन को बुलाने वाले थे। इसके लिए ये दोनों एक गरीब साइकिक लड़की को पकड़ के ले आए थे जो कि स्पिरिट्स वगैरह से कनेक्ट कर पाती है और इस लड़की का नाम था चियामिन। चियामिन इनका साथ इसलिए दे रही थी क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और ये लोग चियामिन को $10,000 प्रॉमिस किए थे। खैर लोकेशन पे चियामिन इनके साथ रिचुअल करती है और वो वाकई में चेयर मेडन को समन कर लेती है, लेकिन चेयर मेडन आते ही इन पे हमला कर देती है और ऐसे में ग्रे बियर और उसकी कैमरा गर्ल दूर भागते हैं। फंसती है चियामिन जिसे चेयर मेडन एक स्टूल में फंसा के घसीट रही थी और एकदम से ट्रांस स्टेट में ले आई थी। तभी एकदम से एक आदमी यहाँ आता है जो कि अपनी पावर से चेयर मेडन को भगाता है और चियामिन को बचाता है। ग्रे बियर इस आदमी को भी रिकॉर्ड करने लगता है और ये आदमी ग्रे बियर और कैमरा गर्ल को डांट के भगाता है। अब दोस्तों यहाँ हम देख पाते हैं कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि पहले सीन का वो शमन है जो कि पजेस्ड हालत में अपने मास्टर को ही समाप्त कर दिया था। इस आदमी का नाम येन हुओ है और हम समझ पाते हैं कि वो अब शमन वगैरह वाले काम छोड़ चुका है क्योंकि 5 साल पहले मास्टर के खत्म होने के बाद वो अब तक गिल्ट में जी रहा है। चियामिन यहाँ येन हुओ को थैंक यू कहती है और वो उनका रिचुअल वाला नेकलेस लौटाती है जो कि इस सब भगदड़ में गिर गया था। मीनवाइल वो 2 स्ट्रीमर्स चियामिन को बिना पैसे दिए निकल लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ मैं जानबूझकर कुछ कैरेक्टर्स के नाम नहीं बता रहा क्योंकि नेम्स काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हैं और इससे आपके लिए कहानी और भी कंफ्यूजिंग हो जाएगी। तो हम यहाँ बस कुछ कैरेक्टर्स के नाम को ही जानेंगे और बाकियों को रैंडम नेम्स से पुकारेंगे, जैसे कि कैमरा गर्ल। एनीवेज जब तक ये चेयर मेडन वाला कांड हो रहा था, इसके पैरेलल में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि ड्रग्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करने का प्लान बना रहा था ऑन हिज मोपेड। इस आदमी को हम अंकल बुलाएंगे क्योंकि ये आदमी चियामिन का अंकल था। तो अंकल अपने मोपेड बाइक के डब्बे में ड्रग्स वगैरह छुपा लेते हैं और वो वहीं पानी में पड़ा एक रस्सी लेके डब्बे को बाइक से बांध देते हैं। अब जिन लोगों ने रोप कर्स 1 की एक्सप्लेनेशन देख रखी है उन्हें पता होगा कि पानी में तैर रही रस्सी यूजुअली कर्स्ड होती है क्योंकि इन रस्सियों को रिचुअल के तहत बहाया गया होता है। कैसा रिचुअल? इन रस्सियों से किसी ने गलत किया होता है जिससे ये रोप्स कर्स्ड हो गई होती है।
और फिर रिचुअल के कर्स को खत्म करने के लिए रस्सी को पानी में फेंका जाता है। खैर अंकल इस रस्सी से अपना ड्रग्स वाला डब्बा बांध के डिलीवरी के लिए निकलते हैं, जब रास्ते में एक पेड़ के पास कुछ असाधारण गतिविधियां होती है जिससे अंकल की बाइक गिर जाती है। अंकल यहाँ खुद को ही एक पेड़ से लटका देखते हैं एंड देन एक अजीब भूतिया आवाज आती है जो कि कह रही थी कि तुम ना तो स्वर्ग जाओगे ना ही पृथ्वी पे रहोगे। इसके बाद अंकल वाकई में लटक के समाप्त हो जाते हैं। दूसरी तरफ चियामिन वापस घर आती है, जहाँ हम चियामिन की आंटी को देखते हैं और वो मेंटली अनस्टेबल थी। दरअसल चियामिन के माता पिता एक्सीडेंट में नहीं बचे थे और लोग मानते थे कि ऐसा चियामिन के कारण ही हुआ है क्योंकि वो इविल कर्सेस को अट्रैक्ट करती है। तब से चियामिन अपने अंकल और आंट के साथ रहती है, जहां अंकल एक ड्रग ट्रैफिकर है और इन दोनों औरतों को बहुत मारते पीटते हैं। वैसे हम जानते हैं कि इसी रात अंकल का खेल भी खत्म हो चुका है। अब अगली सुबह गाँव के लोगों को अंकल की शरीर मिलती है और एक शमन जिसका नाम चैंग था वो यहाँ के छानबीन करते हैं। दोस्तों चैंग वही शमन है जिन्हें हमने पहले सीन में येन हुओ के साथ देखा था और चैंग भी बच गए थे। चैंग अब तक अपनी शमन वाले काम को कंटिन्यू किया है और अब तो वो टाओइस्ट मास्टर बन चुका है। चैंग बताते हैं कि क्योंकि अंकल की मौत किसी कर्स के थ्रू हुई है तो इन्हें रोप रिचुअल करना होगा टू रिमूव द कर्स, लेकिन फिलहाल वो रोप रिचुअल करने में सक्षम नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम जब वो ऐसा किए थे तब काफी कुछ बुरा हुआ था। अब यहाँ चैंग का एक भतीजा भी था जो कि प्योरली मनी माइंडेड था और वो चाहता था कि अगर पैसे अच्छे मिले तो चैंग को ये रिचुअल करनी चाहिए। भतीजा यहाँ लोगों को एमलेट वगैरह भी बेच रहा था, सेइंग कि इसे पानी में डाल के नहाने से उनके ऊपर से कर्ज खत्म हो जाएगा। खैर इसके बाद चैंग येन हुओ से मिलने जाता है और उसे रोप रिचुअल करने के लिए कन्विंस करने लगता है क्योंकि येन हुओ ज्यादा पहुंचा हुआ शमन था, लेकिन येन हुओ तो ये सब छोड़ चुका था बिकॉज ऑफ हिज गिल्ट। और चैंग येन हुओ को समझाता है कि मास्टर के खत्म होने में उसकी कोई गलती नहीं थी। मोreover अगर इस कर्ज को रोका नहीं गया यानी रिचुअल नहीं किया गया तो ये कर्ज फैलता ही जाएगा जिससे कई और लोग समाप्त हो जाएंगे। हाँ, इन्हें जल्द से जल्द रिचुअल करना ही होगा। दूसरी तरफ आंटी मॉर्ग में अंकल की लाश को देखने जाती है और वो लाश को टच भी करती है। यहाँ आंटी के साथ कुछ असाधारण गतिविधियां होती है जिससे डर के वो भागती है और क्योंकि वो लाश को टच की थी तो शायद कर्ज अब उन पे आ गया। वहीं घर पे चियामिन को थाई डीमन अंकल के रूप में दिखता है और उसे काफी डराता है। घर में काफी चीजें अपने आप गिर के टूट जाती है और एंड में आंटी यहाँ आ जाती है जिससे चीजें नॉर्मल हो जाती है। तो अगले दिन चियामिन और आंटी अंकल की बॉडी को फाइनल रिस्पेक्ट पे करते हैं, जिसके बाद चैंग रिचुअल शुरू करने की बात कहता है। इसी दौरान रात को चैंग जब रिचुअल प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वो काइंड ऑफ इंटरनली इंजर्ड हो जाता है, डिपिक्टिंग कि ये डीमन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब रिचुअल आज ही रात होनी थी एंड चैंग वाज इंजर्ड और ऐसे में येन हुओ रिचुअल करने के लिए फाइनली तैयार होता है। येन हुओ यहाँ मेकअप वगैरह करता है और रोप रिचुअल फाइनली शुरू किया जाता है। अब रिचुअल के दौरान कई रूल्स थे, लेकिन मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट रूल बता देता हूँ। पहला रूल कि जो भी लोग इस मौत से कनेक्टेड है उन्हें तो घर से बाहर नहीं निकलना है एंड इन जनरल लोगों को भी घर से बाहर नहीं निकलना है जब ये रिचुअल हो रहा है, क्योंकि जो लोग रिचुअल एक्टिवली कर रहे हैं वही लोग सिर्फ घर के बाहर हो सकते हैं। देन जो मरा है उसके सारे सामान को क्लिंज करके खत्म किया जाएगा या पानी में फेंका जाएगा। तो हाँ, रिचुअल शुरू होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ रिचुअल के पैरेलल में कुछ चीजें हो रही थी। फॉर एग्जांपल ग्रे बियर को अपनी पिछली स्ट्रीम पे अच्छे व्यूज नहीं आए थे, इसलिए वो अब इस रोप रिचुअल को स्ट्रीम करने की कोशिश कर रहा था। इसमें कैमरा गर्ल उसकी मदद नहीं करती एज शी वाज स्कैर्ड और ग्रे बियर उसे बीच सड़क पे ही ड्रॉप करके खुद अकेले ही स्ट्रीम करने की कोशिश करता है। देन चियामिन के घर पे उसकी आंटी को अपने हस्बैंड के डेस्क में एक पत्थर मिलता है जिसे टच करते ही वो एकदम पागलों जैसा बिहेव करने लगती है। इनफैक्ट ये पत्थर कहीं न कहीं डीमन की मूर्ति जैसा हल्का दिख रहा था। आंटी इस पत्थर को लेकर घर से बाहर भागती है और वो रिचुअल वाली जगह पे पहुंचकर कहने लगती है कि उन्हें इस पत्थर को भी क्लेंस करना होगा। तभी भतीजा भी ग्रे बेयर को स्ट्रीम करने से रोकने लगता है और यहाँ का माहौल रिचुअल वाला कम और अफरा तफरी वाला ज्यादा लग रहा था। इतना काफी नहीं था तो पुलिस भी यहाँ आ जाती है और वो रिचुअल कर रहे सारे लोगों को अरेस्ट करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि अंकल एक ड्रग डीलर था और उसका सारा सामान सबूत या एविडेंस है फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो हाँ, रिचुअल में सारा सामान खत्म किया जा रहा था और ये एक तरह से एविडेंस को खत्म करना है। इसीलिए पुलिस ना सिर्फ इस रिचुअल को रोकती है बल्कि वो यहाँ मौजूद सभी लोगों को पुलिस स्टेशन लेके जाती है। तो पुलिस स्टेशन में पुलिस इन सब से पूछताछ करके एक एक करके इन्हें रिहा करना शुरू करती है। सबसे पहले आंटी और चियामिन छूटती हैं, जिसके बाद दोनों घर आती हैं। घर पे आंटी पूरी तरह पजेस हो जाती हैं और वो पेपर्स पे अजीब सिंबल्स बनाना शुरू करती हैं।
देन वो अपनी आंखों को खुजाने लगती है एंड दिस इज वेरी कॉमन थिंग जो हमने देखा है। I mean, जो लोग डीमन द्वारा पजेस होते हैं या होने वाले होते हैं वो पहले ऐसे ही अपनी आंखों को खुजाते हैं। नाउ जब चियामिन आंटी को एमुलेट वाली पानी से क्लीन करने की कोशिश करती है तो इससे आंटी को बर्निंग सेंसेशन होता है और वो चियामिन पे बहुत ज्यादा भड़कती है। देन आंटी पागलों की तरह चिल्लाती हैं, अकड़ जाती हैं और खुद को एक कमरे में बंद कर लेती हैं। चियामिन आंटी से कमरा खोलने को कहती है लेकिन यहाँ चियामिन को मिरर में अपनी ही घोस्टली इमेज दिखती है। अब इससे पहले असाधारण गतिविधियां और बढ़ती, येन हुओ पुलिस से छूट के चियामिन के घर पे आता है और वो आंटी को गलत करने से रोकता है। इस पॉइंट तक आंटी पूरी तरह डीमन के कब्जे में थी और ऐसे में येन हुओ चियामिन से रिचुअल परफॉर्म करने को कहता है। वो चियामिन को रिचुअल करना सिखाता है। देन वो घर में सेटअप तैयार करता है। सेटअप बोले तो कैंडल्स को जलाना, देन रेड थ्रेड से पूरे घर को एंड एक एक कमरे को काइंड ऑफ बांध के सील करना एंड ऑल दैट। येन हुओ बताता है कि रिचुअल के दौरान चियामिन एक दूसरे रेल में पहुंच जाएगी जहां से उसे अपनी आंटी की सोल को वापस लेके आना है। लेकिन ध्यान रहे कि उस रेल्म में इविल भी है और वहाँ बहुत डिस्ट्रैक्शंस होंगे। स्टिल चियामिन को मुड़ के पीछे नहीं देखना है। मोरओवर चियामिन को मेक श्योर करना होगा कि किसी भी हालत में कैंडल्स बुझने नहीं चाहिए। सो ये सारा सेटअप करके एंड चियामिन को समझा बुझा के येन हुओ यहाँ से चला जाता है। जाते जाते येन हुओ वो पेजेस ले जाता है जिसमें आंटी अजीब चीजें घस रही थी। तो फाइनली चियामिन थ्रेड को अपने हाथ में बांध के रिचुअल शुरू करती है और वो दूसरे रेल में जाती है। यहाँ उसे अपने मृत माता पिता दिखते हैं। देन अजीब सुपरनैचुरल एंटिटीज भी दिखती हैं। लेकिन चियामिन बिना डरे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आगे बढ़ते हुए अपनी आंटी की सोल को ढूंढ लेती है। चियामिन आंटी की सोल के साथ यहाँ से निकलने लगती है कि तभी पीछे से उसे अपने माता पिता की आवाज आती है जो कि उससे मदद मांग रहे थे। ये आवाज सुन के चियामिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और पीछे मुड़ जाती है। अब उसके पीछे मुड़ते ही ना सिर्फ आंटी की सोल गायब होती है बल्कि थ्रेड भी टूट जाता है और एकदम से चियामिन रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है। इट वॉज क्लियर कि ये रिचुअल फेल हुआ था क्योंकि चियामिन पीछे मुड़ गई थी और इसके परिणाम अनुसार पहले तो कमरे में एक चादर हवा में लेविटेट करती है, देन चादर गिरती है जिससे कैंडल्स बुझ जाते हैं। इसके बाद आंटी कमरे से बाहर जाके एक टूटे हुए कांच से खुद के गर्दन पे चोट पहुंचाती है। चियामिन समहाउ उन्हें रोकती है एंड देन आंटी को अस्पताल लेके जाती है। वहीं येन हुओ रिचुअल को आधा अधूरा बाद में कंप्लीट करता है एंड देन वो इसी अस्पताल में चैंग से मिलने आता है। हाँ, चैंग यहीं पे भर्ती है और चैंग बताते हैं कि चियामिन स्पेशल लड़की है क्योंकि वो स्पिरिट्स से कनेक्ट कर सकती है और अगर थाई डीमन ऐसी स्पेशल लड़की को पोजेस कर लिया तो वो तबाही ले आएगा। इसके बाद येन हुओ अस्पताल में चियामिन से मिलता है और उसका मन बहलाने की कोशिश करता है। इसी दौरान हम ये भी जान पाते हैं कि येन हुओ काइंड ऑफ चोजन वन है जिसके अंदर जोंग कुई की स्पिरिट है। अभी तो वो रिचुअल सबसे बेहतर कर पाता है। अब जोंग कुई कौन है इस पे हम थियरी सेक्शन में बातें करेंगे। एनीवेज, दूसरी तरफ ये डीमन दो और लोगों को समाप्त करता है। पहला वो इंसान जो कि अंकल को ड्रग डीलिंग करने कहा था। बेसिकली ये ड्रग डीलर इंसान रात को अंकल के एक्सीडेंट वाली जगह पे जाके छानबीन कर रहा था जब डीमन उसे लटका के समाप्त करता है। देन ये डीमन ग्रे बियर को भी उसकी कार में उसका गला घोट के समाप्त करता है। अगली सुबह जब गांव वालों को पता चलता है कि उस जगह पे पेड़ के पास फिर से एक आदमी खत्म हुआ है तो ये लोग उस पेड़ को ही कर्स्ड मान के उखड़वा देते हैं। येन हुओ ऐसा करने से मना करता है लेकिन गांव वाले एक नहीं सुनते। अब पेड़ उखड़ने के बाद अंदर इन्हें ढेर सारे सांप दिखते हैं और एक बॉक्स भी निकलता है। इस बॉक्स में थाई डीमन की वही मूर्ति थी जिसे हमने फिल्म के स्टार्टिंग सीन में थ्रेड से बंधा और खंजर लगा हुआ देखा था। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि 5 साल पहले चैंग एंड येन हुई रिचुअल के बाद मूर्ति को यहाँ दफनाए थे। अब जैसे ही मूर्ति निकलती है पैरेलल में हम आंटी को पजेस्ड हालत में अस्पताल से उठते हुए देखते हैं। वहीं अस्पताल में चैंग आंटी द्वारा स्क्रिबल्ड पेजेस को डिकोड करता है। चैंग पाते हैं कि थाई डीमन असल में हमारी दुनिया में पैदा होने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए थाई डीमन को 7 सैक्रिफाइसेस चाहिए जिसके बाद ये 7 सोल्स और डीमन किसी स्पेशल इंसान पे कब्जा करके उसके शरीर में ही रह जाएगा। अब देखा जाए तो पहले सीन में हम 4 लोगों को लटका देखे थे, उसके बाद अंकल खत्म हुए, देन अंकल का ड्रग डीलर और फाइनली ग्रे बियर। सो यस, और अब ये 7 स्पिरिट्स अलोंग विद डीमन चियामिन पे हावी होंगे क्योंकि उसकी शरीर में ही थाई डीमन को आना था एंड दस ये डीमन स्टैचू फाइनली ह्यूमन बन जाएगा। चैंग फौरन ये सब येन हुओ को टेक्स्ट करके बताते हैं और येन हुओ जो कि पेड़ उखड़ने वाली साइट पे था वो मैसेज मिलते ही डीमन की मूर्ति उठा के वहाँ से चियामिन को बचाने निकलता है। अब चियामिन की बात की जाए तो वो आंटी को अस्पताल के कॉरिडोर में देखती है और उनके पीछे जाती है। आंटी यहाँ चियामिन को अपने पीछे पीछे ल्योर करके उसी अबैंडन्ड बिल्डिंग में ले आती है। येन हुओ भी भागते हुए हॉस्पिटल पहुंच गया था और यहाँ वो एक बंदे से टकराता है। आप इस बंदे को याद रखना क्योंकि इसका कनेक्शन
एक्सप्लेनेशन पोस्ट क्रेडिट सीन में है। फॉर नाउ मैं इतना बता दूं कि ये बंदा हॉस्पिटल में अपनी बीवी को लेके आया है जिसकी डिलीवरी होने वाली है। खैर येन हुओ अस्पताल से निकलकर उस जगह की तरफ जाता है जहाँ चियामिन चली गई थी आंटी के पीछे पीछे। इस जगह पे येन हुओ के साथ उसका भतीजा भी आया था। तो यहाँ फाइनल शोडाउन होता है जहाँ पजेस्ड आंटी चियामिन पे हमला करती है। वो चियामिन को घसीट के एक कमरे के अंदर ले जाती है। तभी यहाँ येन हुओ भी आता है और वो एक कमरे में आंटी को लटकता पाता है। येन हुओ आंटी को फौरन नीचे उतारता है और उनकी सांसें अभी भी चल रही थी। येन हुओ डीमन की मूर्ति निकाल के रिचुअल्स परफॉर्म करना शुरू करता है ताकि इस थाई डीमन को भगाया जा सके। तभी अचानक पीछे से चियामिन आती है जो कि येन हुओ के पीठ पे चाकू मारती है। जी हाँ दोस्तों, चियामिन पजेस हो चुकी थी और अब वो येन हुओ पे ही हमला कर दी थी। अब यहाँ एक राज खुलता है एंड इट वाज कि डीमन बार बार रिचुअल होने के बावजूद वापस नहीं जा रहा था क्योंकि एक चीज कभी भी डिस्कार्ड नहीं करी गई थी। दिस वॉज अ स्टोन। जी हाँ, वही स्टोन जो कि अंकल के घर में आंटी को मिला था। याद है ना, आंटी उसे लेके भागी थी रिचुअल के दौरान। दरअसल ये स्टोन डीमन की मूर्ति का एक हिस्सा था और पजेस्ड चियामिन फाइनली इस हिस्से को जोड़ के मूर्ति कंप्लीट करती है। वो पजेस्ड हालत में भतीजा पे हमला करती है और फाइनली अपनी ट्रांजिशन को कंप्लीट करने की कोशिश करती है जिससे थाई डीमन हमेशा के लिए उसके शरीर में आ जाए। लेकिन तभी इंजर्ड येन हुओ चियामिन को रोकता है और चैंटिंग शुरू करता है। इससे थाई डीमन भड़क जाता है और वो चियामिन के शरीर से निकल के येन हुओ के शरीर में प्रवेश कर जाता है। यानी कि अब येन हुओ डीमन द्वारा पजेस्ड है और पजेस्ड हालत में वो नॉर्मल चियामिन पे हमला करता है। लेकिन अगर आपको याद हो तो चियामिन खुद ही स्पेशल थी। इनफैक्ट उसे येन हुओ द्वारा सिखाए गए रिचुअल्स एंड चैंट्स याद थे। इसी का इस्तेमाल करके चियामिन येन हुओ पे हमला करती है एंड फाइनली वो एक तलवार लेके खुद को डिफेंड करती है। इसी ब्रीफ मोमेंट में येन हुओ थोड़ा अपने होश में आता है और वो जानबूझकर तलवार अपने अंदर भुगवा लेता है ताकि इस डीमन का काम यहीं पे तमाम हो सके, भले इसके लिए उसे खुद की जान भी त्यागनी पड़े। खत्म होने से पहले येन हुओ चियामिन से कहता है कि वो उसकी बॉडी को सील करे एंड देन येन हुओ अपनी 5 थंडर रून नेकलेस को लाने बोलता है। चियामिन तुरंत इस नेकलेस को लाती है। ये वही नेकलेस है जो कि हमने स्टार्टिंग सीन में भी देखा था और येन हुओ यहाँ चियामिन को ही ये नेकलेस पहनने को कहता है क्योंकि ये नेकलेस उसकी रक्षा करेगा। इस पॉइंट पे येन हुओ समाप्त हो जाता है और चियामिन बहुत ज्यादा रोती है। तभी एकदम से डीमन येन हुओ के शरीर से निकल के एक डिमोनिक स्मोक का फॉर्म लेता है और चियामिन पे हमला करता है। लेकिन चियामिन यहाँ तलवार से डीमन पे पलटवार करती है। इनफैक्ट हम देख पाते हैं कि चियामिन की मदद येन हुओ की स्पिरिट कर रही है इन फॉर्म ऑफ जोंग कुई। ऐसे में तलवार के हमले से ये डीमन फाइनली खत्म हो जाता है। डीमन के खत्म होते ही हम उसकी मूर्ति के भी 2 टुकड़े होते देखते हैं और यहीं पे चियामिन बेहोश हो जाती है। अब अगला सीन कुछ समय बाद का था जहाँ चियामिन हॉस्पिटल में अपनी आंटी से मिलने जाती है। आंटी अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, वो स्टेबल नहीं थी, लेकिन उनकी हालत पहले से तो बेहतर थी। वहीं चियामिन अब शमन बन चुकी है। वो येन हुओ का पूरा काम संभाल ली है और उसके अंदर भी स्पेशल पावर्स तो थे ही। वहीं भतीजा भी येन हुओ की काम में मदद करता है, ऑल्दो उसका ध्यान अब भी पैसे कमाने पे ही है। चैंग भी अब हॉस्पिटल से ठीक होके आ गए हैं एंड ही इज प्राउड ऑफ चियामिन। यहाँ चैंग जोंग कुई की एक कहानी सुनाते हैं। बेसिकली जोंग कुई अपनी बहन की शादी कर दिए थे और यहाँ जोंग कुई घोस्ट वगैरह को इंस्ट्रक्ट किए थे टू प्रोटेक्ट हिज सिस्टर। दिस काइंड ऑफ डिपिक्ट्स कि जैसे येन हुओ के अंदर जोंग कुई की स्पिरिट थी वैसे ही चियामिन के अंदर काइंड ऑफ जोंग कुई की सिस्टर की स्पिरिट है और इसीलिए जोंग कुई हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेंगे। हम यहाँ चियामिन के पास वो 5 थंडर रून नेकलेस भी देख पाते हैं। फिल्म के आखिरी सीन में हम कैमरा गर्ल को मॉर्ग में ग्रे बियर की लाश के सामने रोते हुए देखते हैं। ऑफिशियल्स यहाँ कैमरा गर्ल को ग्रे बियर के बिलोंगिंग्स को देते हैं। वो इन बिलोंगिंग्स को चेक करती है, इसमें फोन्स एंड केबल्स थे और शायद इसी केबल से ग्रे बियर को डीमन ने मारा था। केबल के कांटेक्ट में आते ही हम अचानक से कैमरा गर्ल को अपनी आई को खुजाते हुए देखते हैं। फिर एकदम से उसकी आईज पूरी तरह से रेड थी एज इफ शी वाज पोजेस्ड और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। अब दोस्तों फिल्म में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जहां हम कैमरा गर्ल को लटका हुआ पाते हैं उसी केबल से। देन कैमरा गर्ल के अंदर से डीमन स्पिरिट केबल के थ्रू निकल के उस बंदे के अस्पताल वाले कमरे में जाती है जिस बंदे के बारे में मैंने आपको याद रखने कहा था। इस बंदे की बीवी की डिलीवरी हो चुकी थी और उसको एक बेटा हुआ था। ये लोग बहुत खुश होते हैं और अपनी फोटो खिंचवा रहे होते हैं जब हम डीमन की स्पिरिट को इनमें से ही किसी के अंदर जाते देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली बेबी के अंदर गया होगा। यहीं पे पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रोप कर्स 2 फिल्म की कहानी और यहाँ आपके मन में कई सवाल होंगे जिनका अब मैं जवाब दूंगा, लेकिन ध्यान रहे कि कई क्वेश्चंस अनआंसर्ड भी रहेंगे क्योंकि इस फिल्म की 3rd पार्ट भी है जिसका नाम है रोप कर्स 3 और वो फिल्म ऑलरेडी आ चुकी है और उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं 1-2 दिन के अंदर लेके आ जाऊंगा। रोप कर्स 3 में जोंग कुई पे काफी फोकस है, वैसे यहाँ भी हम जोंग कुई पे चर्चा तो जरूर करेंगे ही। नाउ वी टॉक अबाउट थियरी। सबसे पहले हम हेवनली मैंडेट की बात कर लेते हैं, यानी कैसे चियामिन काइंड ऑफ चोजन वन थी। फिल्म में क्लियरली दिखाया गया है कि चियामिन कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है। चैंग बताते हैं कि वो स्पेशल है क्योंकि वो स्पिरिट से कनेक्ट कर सकती है। ये उसकी हेवनली मैंडेट या दिव्य निर्देश को दर्शाता है, यानी उसे शुरू से ही डीमंस और स्पिरिट से डील करने के लिए
चुना गया था। वो अलग बात है कि पहले चियामिन इसे कर्ज की तरह देख रही थी और मानती थी कि इसकी वजह से उसके माता पिता मरे, क्योंकि वो स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करती है। लेकिन फिल्म के अंत तक वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके लोगों की मदद करने लग गई है। अब चियामिन वाकई स्पेशल थी, इसका सबूत ये भी है कि जब थाई डीमन को 7 सैक्रिफाइस मिल जाते हैं तो वो चियामिन को ही चूज करता है अपने नए शरीर के रूप में, यानी उसके स्पिरिचुअल एनर्जी जो है और उसकी एबिलिटी है स्पिरिट से कनेक्ट करने की। इस वजह से डीमन चियामिन को आइडियल वेसल मानता था। येनहुओ भी यहाँ चियामिन को रिचुअल परफॉर्म करना सिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि चियामिन में वो पोटेंशियल है। और एंड में येनहुओ की स्पिरिट मतलब जोंगकुई के रूप में चियामिन की मदद करती है डीमन को हराने में। ये सब इस बात की तरफ इशारा करता है कि चियामिन को एक बड़े उद्देश्य के लिए चुना गया था, शायद जोंगकुई की सिस्टर के रूप में, जिसका जिक्र चैंग करते हैं। अब फिल्म की शुरुआत में बताया गया था कि थाई लेजेंड्स के अनुसार ड्रग ट्रैफिकर्स इस डीमन की पूजा करते हैं। इसकी आंखें खून जैसी लाल है और इसके फैंग्स हैं। ये अपने अनफॉर्चुनेट वर्शिपर्स पे मौत और तबाही लाता है, यानी ये एक मैलेफिक एंटिटी है जो अपने पुजारियों को भी नहीं बख्शता। इस डीमन का सीधा कनेक्शन रोप कर्स फिल्म से है। देखो, पहली फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे लोग रस्सी से गलत करते हैं और जब ये रस्सियां कर्स हो जाती हैं तो रिचुअल के बाद उन्हें पानी में बहाया जाता है। तो पहले सीन में जब 4 लोग समाप्त हुए तो शायद बचे हुए 2 शमन ने किसी तरह रिचुअल को कंप्लीट किया होगा और रस्सी को बहाया होगा। इसीलिए 5 साल तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब अंकल उसी कर्स रस्सी का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी मौत भी रस्सी के लटकने के थ्रू हो जाती है। ये दर्शाता है कि थाई डीमन और रोप कर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब शायद डीमन ही इन कर्स्ड रस्सियों के जरिए लोगों को टारगेट करता है। और इससे आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि क्यों 5 साल तक कोई भी घटना नहीं हुई थी, क्योंकि कर्स ट्रांसफर नहीं हुआ था। उन 2 शमन ने उस कर्स को वहीं पे रोक दिया था। अब अगर आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो रोप कर्स और थाई डीमन के स्पेसिफिक लेजेंड्स मुश्किल से मिलते हैं, मतलब इंडिविजुअली है लेकिन कनेक्टेड नहीं है, ऑल्दो फिल्म में कनेक्ट करके दिखाया गया है। रोप कर्स एक ताइवानीज हॉरर फ्रेंचाइज है जो लोकल बिलीफ्स और फोकलोर से इंस्पायर हुई है, स्पेशली हैंगिंग घोस्ट के कॉन्सेप्ट से। ताइवानीज कल्चर में जो लोग खुद खत्म होते हैं, खासकर लटक के, उनकी आत्मा भटकती रहती है और दूसरों को भी अपनी तरह से मौत के लिए आकर्षित करती है। रोप यहाँ इस कर्स का मीडियम बन जाती है। फिल्म में थाई डीमन का जिक्र शायद इस लोकल लेजेंड को एक एग्जॉटिक ट्विस्ट देने के लिए किया गया है, या फिर ये ताइवान और थाईलैंड के बीच हिस्टोरिकल या स्पिरिचुअल कनेक्शंस को दर्शाता है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको जोंगकुई के बारे में जरूर बताऊंगा, तो हाँ, जोंगकुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर है चाइनीज माइथोलॉजी और फोकलोर में, और ताइवान में भी उनकी बहुत मान्यता है। जोंगकुई को डीमन ड्वेलर या घोस्ट किंग के रूप में जाना जाता है। उनकी कहानी ये है कि वो एक ब्रिलियंट स्कॉलर थे, लेकिन अपनी बदसूरत अपीयरेंस की वजह से इंपीरियल एग्जाम्स में टॉप करने के बाद भी उन्हें ऑफिशियल पोजीशन नहीं मिली। इस बेइज्जती से दुखी होकर उन्होंने खुद के साथ गलत कर लिया, लेकिन अंडरवर्ल्ड के किंग ऑफ हेल यमा ने उनकी शक्ति और नेक इरादे को पहचाना और उन्हें घोस्ट्स और डीमंस को कंट्रोल करने का अधिकार दे दिया। जोंगकुई को अक्सर एक गुस्से वाला, काले चेहरे वाले, बड़ी आंखों और घनी दाढ़ी वाले रूप में दिखाया जाता है, जिसके हाथ में एक जादुई तलवार होती है। उनका काम बुरी आत्माओं को भगाना और लोगों को बीमारियों और बैड लक से बचाना है। लोग उनकी तस्वीर घरों में टांगते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो हाँ, फिल्म के अंत में जो तलवार से डीमन खत्म हुआ था वो काइंड ऑफ जोंगकुई के ही तलवार को दर्शाता है। अब फिल्म में येनहुओ को चोजन वन बताया गया है, जिसके अंदर जोंगकुई की स्पिरिट है, इसलिए वो रिचुअल सबसे बेहतर परफॉर्म कर पाता था। एंड में जब डीमन चियामिन पे हमला करता है तो येनहुओ की स्पिरिट जोंगकुई के रूप में चियामिन की मदद करती है, मतलब उसे तलवार से डीमन को हराने की शक्ति देती है। चैंग भी एक कहानी सुनाते हैं जहाँ जोंगकुई ने अपनी बहन की शादी की थी और घोस्ट्स को अपनी बहन की रक्षा करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया था। ये सजेस्ट करता है कि चियामिन को जोंगकुई यानी येनहुओ की स्पिरिट अपनी सिस्टर की तरह प्रोटेक्ट कर रही थी। इससे उनका कनेक्शन और भी गहरा हो जाता है और फ्यूचर पार्ट्स में जोंगकुई का रोल और भी प्रोमिनेंट हो सकता है। नाउ फिल्म के अंदर 5 थंडर रून नेकलेस का जिक्र है और ताओइस्ट बिलीफ में 5 थंडर्स एक शक्तिशाली डिवाइन फोर्स है जो इविल स्पिरिट्स को भगाने और शक्ति प्रदान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये अक्सर ताओइस्ट रिचुअल्स और तलिस्मन्स में दिखता है। थंडर रून्स या थंडर तलिस्मन, जिसे लिया फू भी कहते हैं, ये एक ऐसी मिस्टिकल सिंबल्स हैं जिन्हें सेलेस्टियल थंडर की शक्ति को इन्वोक करने के लिए बनाया जाता है। ये नेकलेस एक पावरफुल एमुलेट के रूप में काम करता है। येनहुओ क्लियरली कहता है कि ये नेकलेस चियामिन की रक्षा करेगा, जो कि इसके प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज को हाईलाइट करती है। ये नेकलेस उसकी स्पिरिचुअल पावर्स को एनहांस करने में और बुरी शक्तियों से बचाने में मदद करेगा। अब ये जोंगकुई की शक्ति से भी जुड़ा हो सकता है, क्योंकि जोंगकुई भी एक शक्तिशाली फिगर है जो इविल को भगाते हैं। तो फिल्म के एंड में कैमरा गर्ल पोजेस्ड हो जाती है और पोस्ट क्रेडिट सीन में उसके अंदर से डीमन निकलकर हॉस्पिटल में नए जन्म लिए बच्चे के पास चला जाता है। इसका मतलब है कि थाई डीमन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और वो अपने चाल फिर से शुरू कर दिया है। मतलब इनिशियल जो उसका चाल था 7 लोगों को खत्म करना एंड देन पोजेशन करना, वो तो खराब हो गया, तो वो रीस्टार्ट कर रहा है इस पूरे प्रोसेस को। और पहला कत्ल किसका हुआ?
वेल उस कैमरा गर्ल का। अब एक और चीज पे आप गौर कीजिए कि जब येन हुओ ने खुद को सैक्रिफाइस किया तो शायद उसने ना सिर्फ चियामिन को बचाया बल्कि डीमन को उसके अंदर आने से रोका। देन डीमन की मूर्ति के 2 टुकड़े हो गए थे लेकिन उसकी स्पिरिट अभी भी जिंदा थी और ये स्पिरिट एक नई वेसल को ढूंढ रही थी, एक नया शिकार, ताकि पूरी प्रोसेस को फिर से शुरू किया जा सके। तो हाँ, कैमरा गर्ल एक टेम्पररी वेसल और फर्स्ट विक्टिम बनी क्योंकि अब ये स्पिरिट शायद उस बच्चे को अपना नया टारगेट बनाई है। ये आगे की कहानी के लिए या अगली फिल्म के लिए एक हुक हो सकता है। तो यस, आगे देखना है कि कैसे मेकर्स रोप कर्स 2 की कहानी को थर्ड फिल्म से कनेक्ट करते हैं। ऑल्दो फ्रैंकली स्पीकिंग पहले फिल्म की कहानी दूसरे फिल्म से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं थी और एक्सप्लेनेशन सुन के आप ये बात समझ ही गए होंगे। जस्ट दैट यहाँ रोप कर्स वाली कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ जोंग-कुई और थाई डीमन के भी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है जो शायद अगली फिल्म में भी कैरी फॉरवर्ड होगी। जो भी हो, यहाँ मैंने कहानी और थियरीज को एक्सप्लेन कर दिया है। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में जरूर पूछ लीजिएगा। इसके अलावा मैं रोप कर्स 3 की वीडियो 1-2 दिन में ही लेके आ जाऊंगा। तब तक आप इस वीडियो पे 10 के लाइक्स कंप्लीट कर दीजिए और अगली वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।